रुपए का हिसाब है, एक एक पैसे का हिसाब है। मैं बताऊंगा बजट कितना है, लेकिन नाटक खत्म होने के बाद। चलो ना, सब लोग मिलके बस को धक्का लगाते हैं। मैनेजर, ये तो बता दो लखनऊ कितनी दूर है? अरे बस 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर? ये जगह कौन सी है? काकोरी। हमारे नाटक का नाम क्या है? काकोरी एक्शन। ओह, तो ये वही जगह है जहाँ पर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। भाई काकोरी का रेलवे ट्रैक। वो भी क्या दीवाने लोग थे। क्या दीवाने लोग थे। 21-22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। कितना अच्छा संयोग है कि आज हमारी बस यही खराब हुई है। क्यों ना इस जगह की याद में हम अपने नाटक की थीम सॉन्ग गाएं? अरे कम से कम सुन तो लो भैया, बड़े भैया क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे साथियों, मैं ये कह रहा हूँ, देखो जब तक बस बन के आ नहीं जाती, हम अपने नाटक की थीम सॉन्ग को गा ही सकते हैं। अरे गा लो, मैनेजर साहब समोसा खिलाएंगे। क्या समोसा? आजादी, आजादी।
अम्मा, बिट्टो के पाँव में जो बंधा है उसे खोल दे। पाँव में? अम्मा चला चला जानती हो अम्मा, हाँ संदूकिया में वो भी चुप, बहुत चमट करती है। बहुत डांटती हूँ अम्मा। अम्मा जो हूँ तेरी, चल आराम से। जो पैर कट गया है हाँ हाँ बैठ जा। ये राम बिना मीना औरत के बाद भी नहीं सुधरा। अपने काम में बिट्टो को भी शादी कर लिया। अरे अम्मा, अंग्रेजी राज खत्म करने का व्रत लिया है भैया ने। हथियार इकट्ठा करने पड़ेंगे ना अम्मा। हाँ हाँ सारा ठेका तुमने और तुम्हारी बहिना ने जो ले रखा है। तो भी ना बहुत सख्त जान है बिट्टो। तुझे पता है जब तू पैदा हुई थी तब तेरे दादाजी बोले ये लड़की है इसे मार दो। उनके खानदान में ना लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं था। पर हम ही जानते हैं हमने कैसे लड़ झगड़ के तुम्हें और तुम्हारी दोनों बहनों को बचाया। और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना बिट्टो तो हम क्या करेंगे? सच में अम्मा, तुम बहुत प्यारी हो अम्मा, बहुत प्यारी हो। अम्मा, हाँ हमारे लिए हल्दी का दूध बना दोगी? अरे मैं तो भूल ही गई। तू बने बिट्टो, मैं भी बना कर रखी हूँ। आराम से अभी कभी तो कामयाबी पर मेरा हिंदोस्तां होगा, रियाज सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। चखाएंगे मजा बर्बाद गुलशन का गुलची को, बाहर आएगी उस दिन जब ये अपना बागबां होगा। वाह भैया वाह! देखिएगा, आपका ये सपना एक दिन जरूर पूरा होगा और देश आजाद होगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल। ये ले, तख्ती हटाकर इसे गड्ढे में डाल देना और ऊपर से मिट्टी डाल देना। और हाँ, जो सामान संदूकजी में है उसे मैं निकालकर गड्ढे में। अभी करती हूँ भैया। उन साथियों के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ा गया। वो चाहते थे कि हम एक वायसराय को मारें। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि एक वायसराय को मारने से क्या होगा। जैसे हम रातों रात कई सारे सरकारी दफ्तरों के बाहर इश्तेहार चिपका देते हैं, ऐसे ही इन अंग्रेजों का भी सफाया कर देंगे। बस इसके बाद उनसे बहस हो गई तो वो हमें ही मारने को उतारू हो गए। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे साथी है तुम्हारे और तुम इन्हीं के दम पर स्वराज लेने चले हो। अम्मा, इलाहाबाद में गंगा जी के किनारे ध्यान लगाए बैठा था। एक गोली का तो पता भी नहीं चला, दूसरी गोली कान के बगल से सन्न करके निकली। पलट के देखा तो वो हरामजादा पिस्तौल ताने खड़ा था। अम्मा, मैं भागा, कैसे भी करके स्टेशन पहुंचा, ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन कलकत्ता जा रही थी और मैं वहीं पहुंच गया। अम्मा, तुम तो वहां चले गए और यहाँ उन हरामजादों ने अफवाह फैला दी कि तुम मारे गए। तुम्हारे पिताजी घबरा गए। अकेले कमाने वाले जो थे, ऊपर से 30 बेटियों का ब्याह भी जो करना था, इसलिए वो फौरन भागे आगरा के कास पिनहर में। वहां उन्होंने बिट्टू की शादी तय कर दी ना, हर बार भी नहीं देखा। और एक गरीब परिवार में कितने सारे सपने देखे थे बिट्टो के लिए। उसे खूब पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक ऊंचे खानदान में उसकी शादी कराऊंगा। भैया, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है ना भैया। अरे अम्मा, अब तुम अभी तक यहीं बैठी हो। अब बिट्टो कितनी दूर से आई है, अब भूखी होगी। अब मेरे भी पेट में चूहे फूल रहे। अम्मा, हाँ अम्मा, कुछ बनाओ ना। मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ, तुम तो बैठो। नहीं, मैं भी चलती हूँ ना अम्मा। मैं भी मदद कराऊंगी। आराम से। मैं उतना ही पवित्र तुम्हें भी मानता हूँ। देशभक्तों की एक ही
जात होती है, देश के लिए मर मिट जाने का जज्बा। आओ चल, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई, ईमान सबका एक हो, भारत की दुहाई है। अगर देश को तरक्की की राह पर है लेकर चलना, जो चले ये छोड़ दो, इसी में है भला। वाह राम, आपके हर बात में दम होता है, समझते लोग हैं नहीं, दिल इसी से होता है। ठीक है, आज रात 11 बजे संगठन की बैठक होगी, सबको संदेशा भिजवा देना। जी जरूर, आप इतने से खाना खाइए, मैं चलता हूँ। राम राम। अशफाक, खुदा हाफिज। हमारे साथ 24 घंटे काम करने वाले साथियों की चले और सब कुछ के लिए उनके लिए मशीन जाएगी, हर चीज के लिए तो हमें पैसा चाहिए, और जो हमारी सहायता कर रहे थे पुलिस उन पर सख्ती बरतेगी। हाँ सही बात है। मेरे विचार से 3 साल का बस एक ही राज है। आज
क्या मतलब है? अरे भाई सीधे शब्दों में कहें तो डकैती। अच्छा, तो अब हम चोरी करेंगे, डाका भी डालेंगे, बस यही काम रहेगा आपके? देखो भाई रामशंकर और बच्चा, देश भर में क्रांतिकारियों के अनेक समूह काम कर रहे हैं जो धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदा कदा डकैती भी डालते हैं। और ये काम साधारण डाकुओं द्वारा डकैती जैसा नहीं है। बिल्कुल, साधारण डकैत अपने निजी स्वार्थ के लिए डकैती करते हैं, लेकिन हम क्रांतिकारी देश सेवा में अपनी जान जोखिम में डाल कर डकैती करते हैं। अच्छा, बहुत फर्क है उनमें और हम में। लेकिन हर किसी जैसे के आप यहाँ सीधे पैर कर लीजिए। पैसे धनी महाजनों और जमींदारों के यहाँ जो लोग अंग्रेजों के घर हुआ है और मुंबई करते हैं, गोली वाली जनता को ठगते हैं, परेशान करते हैं। हाँ, रूस और फ्रांस के क्रांतिकारी भी आवश्यकता पड़ने पर डाका डालते हैं। स्वयं इसका नाम भाई, आपका नाम 1970 में था। कई सारी गिरफ्तारियां हुई और आप फरार हो गए। हाँ, श्री जेठालाल दीक्षित जी की शागिर्दी में काम करने का अच्छा अनुभव भी है आपके पास। हाँ राम भाई, महान क्रांतिकारी जेठालाल जी के बारे में अपने अनुभवों को हम सबसे साझा कीजिए ना। बिल्कुल, जेठालाल दीक्षित जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। वो एक सच्चे क्रांतिकारी थे, लेकिन अकेले क्या करते? उन्हें विचार आया कि डाकुओं का अपना एक गिरोह होता है और वो मरने मारने से डरते नहीं, तो क्यों ना उन्हें भी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर देश सेवा में जोड़ा जाए। उन्होंने प्रयास किया और एक डाकू सरदार ब्रह्मचारी उनका सहयोगी हो गया। उन्होंने पढ़े लिखे युवकों का भी एक संगठन बनाया जिसमें मैं भी शामिल हो गया था। जल्दी ही आगरा, ग्वालियर और आसपास के इलाकों में ब्रह्मचारी का आतंक हो गया। 80 डाकुओं का गिरोह बन गया था। लेकिन अंतिम समय में उनके पास कोई भी नहीं था, उनका अपना नाम तक नहीं। वो गुमनामी में ही मौत के मुंह में समा गए। अत्यंत दुखद। हम सभी की ओर से भारत माता के इस महान क्रांतिवीर को सादर नमन। हाँ तो मित्रों, मैं कह रहा था, यदि देश हित में इस तरह का कोई कार्य करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अशफाक जी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं भाई साहब। दूसरा कोई चारा भी नहीं है। हम नौजवान तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जी जान से लगे थे। पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, नौकरी चाकरी सब छोड़ के इस उम्मीद से जुड़ गए थे कि अंग्रेज को एक दिन झुकना होगा, हिंदुस्तान छोड़ के जाना ही होगा। पूरे देश भर के युवाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। न जाने कितनों ने तो अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। आंदोलन इतना देशव्यापी हो गया था कि हर जगह धरना और प्रदर्शन, विदेशी सामानों और वस्तुओं की होली, हर शहर कस्बे के चौराहों और गांवों की चौपालों पर चलने लगी। और पूरे देश भर में बस एक ही नारा गूंजता, असहयोग करो, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। गोरखपुर के पास चोरी चोरा ऐसे ही एक जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। फिर क्या, उस सारी भीड़ पुलिस से फिर गई, थाने में आग लगा दी। 22 पुलिस वालों के साथ साथ 3 अन्य नागरिक भी उसमें जल मरे। हाँ, भीड़ हिंसक हो गई थी और गांधी जी पक्के अहिंसावादी, वो किसी भी प्रकार के हिंसा के खिलाफ थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और इससे पूरे देश में एक निराशा फैल गई। गांधी जी का यह फैसला किसी को रास नहीं आया, यहाँ तक कि उनके अपने प्रिय मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास को भी नहीं। सुभाष चंद्र बोस को भी उनका ये फैसला समझ में नहीं आया था। गांधी जी के इस फैसले के बाद देश के तमाम क्रांतिकारी पुनः सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गए। हाँ, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और हम जैसे उग्र नौजवानों से हिंसा त्यागने की अपील की थी और कहा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलो, देश 1 साल में आजाद हो जाएगा। वो समय भी था जब पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया इस उम्मीद में कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारतीयों को कुछ संवैधानिक अधिकार देंगे और देश स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अंग्रेजों ने और भी सख्ती शुरू कर दी, रोलर टैक्स लागू कर दिया। ये वही एक्ट है जिसमें बिना किसी वारंट के किसी को कहीं से उठाया जा सकता था। ना ही कोई वकील, ना ही अपील और ना ही दलील और जमानत भी नहीं होती थी। इस काले कानून का पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। एक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जलियांवाले बाग में हो रहा था जहां पे जनरल डायर ने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलवा दी। 100 से ज्यादा लोग मारे गए, स्त्री, बूढ़े, बच्चे, जवान।
बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के निराशाजनक समाप्ति के बाद हम जैसे क्रांतिकारियों का विश्वास गांधी जी और कांग्रेस की नीतियों से उठ गया। कांग्रेस सत्ता के लिए केवल समझौतावादी और सुविधावादी राजनीति करती है। ये तथाकथित बुद्धिजीवी संपन्न परिवारों से है, विधायक सभा रस्ते पढ़कर आए हैं, वकालत करते हैं और महंगी मोटी फीस लेते हैं गरीब शोषित आम जनता से और कहते हैं देश सेवा कर रहे हैं। इन्हें तो बस विलायती तौर तरीके पसंद है, अंग्रेजी शराब पसंद है और साथियों गोली में पसंद है। उनका ये देश प्रेम केवल दिखावा है, दिखावा, और हमें ये मंजूर नहीं है। हमें आधा-अधूरा स्वराज नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। हमने चर्चा बहुत कर ली, अब बारी है एक्शन की। ऐसे महाजनों, साहूकारों और भरवानों पर नजर रखो जो हमारे दुश्मन हैं और उन अंग्रेजों के पिट्ठू बने बैठे हैं। ऐसे ही लोगों के घरों पे होगा हमारा एक्शन। क्या मजा आवत है? लाइट, कैमरा, एक्शन, कट, पीछे हट। अबे एक ही डायलॉग को बार-बार बुलवाते क्या मजा आता है? देखा तुमका पता नहीं? अरे वो सुंदर हीरोइन हो, वो जो नाचत है ना, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। इसका मतलब तुम फिल्म की हीरोइन ताड़ते हो? दादा, देखो हम हीरोइन नहीं ताड़े थे, हम तो देखी थे, हमको बड़ा अच्छी लगा। वाह बेटा, देख रहे भाई साहब है, बिलात मर गया, कह रहे हमको बड़ी अच्छी लागत है। मारी कंधा तुमको मैं तो आपसे बस इतना पूछ रहा था कि आपने उस तरफ कुछ कलाकार जाते हुए देखे हैं? नहीं, हमने नहीं देखा तो कोई कलाकार 15-20 लड़के-लड़कियां थे और दरअसल हमारी बस खराब हो गई ना, तो हम उनके लिए चाय समोसा लाने गए थे। अब ससुर सब पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तो चले गए होंगे दूसरी बस पकड़ के। अब खराब बस का क्या भरोसा, कब ठीक होए? दादा पता नहीं आओ, अरे नहीं आओ भाई, नहीं आओ। बोल क्या हुआ? आराम करे तो जब तुमने कलाकार आ गए तो मेरे होटल में बैठो गरम चाय समोसा गई में, लेकिन हम पे जा रहे हो यार। कहाँ हेलीकॉप्टर बड़े भागे जा रहे हो यार? दादा हमारा मालिक हमको मारत है, हम पे काम चोर कहा था। अरे साला हम तुम्हारे चोर तो नहीं, तुम हमारा दिमाग खराब कर रहा है। हम काले हो गए, देखो हमको ऐसी नौकरी नहीं करनी है। अरे नहीं करनी है। अभी समोसा भला कौन खाएगा? ए बाबूजी, तनी हराओ ना। अरे छुरी ले लो, अरे नहीं तो सिलबट्टा बनवा लो। अरे हराओ ना, ए बाबूजी, अरे हराओ, मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे घर तो समोसा खाओगी? छुरी ले लो, घर वाले एकदम खुश हो जाएंगे। अरे अभी हमारी शादी कहाँ हुई है यार?
बकलोल साहब इतनी देर हो गई यार लाठी भाई अभी तक आएगा भैया हम लेके आओ भाई क्यों इतना देर हो गया भैया ए दादा ए लागी भाई तो लाली लगावा थे अरे एक आदमी तो देर हो गया भैया लोग राम राम। ए भैया अब आप लोग हो जाइए शांत, आएंगे आप सबके बीच में आ रही है आपकी पसंदीदा लागी भाई। जियो भाई जियो जियो बबुआ जियो। आहा, कितना सुंदर माहौल है। वाह भाई, तो साहिबान, मेहमान और कदरदान, हम हैं आपकी अपनी प्यारी लाठी बाई। और बबुआ कैसे हो? अब्बा
हाँ, हाँ। हाँ, ये क्या करूं? अच्छा, वो पर्वत महाजन का घर कहाँ होगा? महाजन वो पीछे पूछल दिखाई पड़ रही है ना, वही है। अरे ये तो छत है हमारे गांव में। वैसे इतना तो नाम पड़ गया। कुछ खास बात है चाचा, बस लेन देन को मामला हो तो और दिनाज को तो लेन देन का मामला। ना चाचा बुलाए तो जल्दी वापस देर हो तुम सो जाओ। हाँ पहले जगह देखो, फिर कहा तो सो जाओ। बहुत ठीक आदमी हम तुम बच्चे। कहाँ खड़ी हूँ मैं? गोली मार दूंगा। खबरदार कोई आगे बढ़ने की कोशिश किया तो मार के ढेर कर देंगे। पीछे चल, बोला ना पीछे चल। छोड़ दो। 6 हाथ जब मानुस नहीं तो गोली मार दूंगा। मार दो मुझसे, देखता हूँ कितना काम है तुमने। आजा और बात मार, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। इन डाकुओं से तुम्हें अकेला ही निपट लूंगा। अगर मर्द का बच्चा है तो बंदूक नीचे रख और आके लड़ मुझसे। छठी का दूध ने याद दिला दिया तो मैं भी बलवान नहीं। हम क्या कहते हैं? बलवंत महाजन का रखवाला और तुम सबका कर मोहन पहलवान। देखो यहाँ हमारा किसी भी तरीके से खून खराबे का मकसद नहीं। हमारी लड़ाई केवल भारत माता की आजादी की लड़ाई है और हमारी दुश्मनी उनसे है जो इन हरामजादे अंग्रेजों की सहायता करते हैं। चल निकल यहाँ से। बंदा पीछे चल। निकलना। निकलो जल्दी करो। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है भाई? इन सब का है ना कि नहीं, अब गांव में एक्शन नहीं होगा। क्या? हाँ आजाद, इसमें पैसा बहुत ही कम मिलता है और बिना वजह अपने ही लोगों पर अत्याचार होता है। बमरौली में 1600 रुपए नगद और कुछ जेवर खाते हैं, जिन्हें पिघला कर बेचने पे मात्र 500 रुपए मिलते और बिजपुरी में 8 से 900 रुपए और द्वारका इतनी जद्दोजहद करने के बाद मात्र 2000 रुपए। क्या? केवल 2000 रुपए? हाँ, और इन तीनों ही एक्शन में हमारे बहुत से लोग मारे और बहुत से घायल हुए। इससे हमारा नाम खराब होता है और जनता भी अब हमें शक की निगाह से देखने लगी। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अब से गांव में एक्शन नहीं होगा। आपका सोचना उचित है राम प्रसाद जी, इससे हम सभी का दिल दुखता है। पंजाब के भगत सिंह भी हमारे साथ बमरौली एक्शन में शामिल थे, लेकिन एक्शन के बाद दुखी हो गए, ये प्रण लेकर वापस चले गए कि वो आज के बाद इस तरह के किसी भी एक्शन में शामिल नहीं होंगे। वो सब तो ठीक है जिंदा, लेकिन अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे संगठन का काम कैसे आगे बढ़ेगा? और अब आगे हम क्या करेंगे राम भाई? अब हम सरकारी खजाना लूटेंगे। क्या? ऐसे भाई दादा, क्या आपके दिमाग में और कोई योजना नहीं है? दोस्तों, शाहजहांपुर से लखनऊ कई बार आना जाना हुआ,
मैंने नोट किया कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाले 8 डाउन पैसेंजर सभी स्टेशनों पर रुकी और स्टेशन कर्मचारी गार्ड को एक थैली पकड़ा देता है जिसे वो गार्ड रूम में रखे एक बक्से में डाल देता है। उत्सुकतावश मैंने जब उस बक्से को देखा तो बक्सा देखने में काफी बड़ा और मजबूत, उस पर एक ताला भी लगा हुआ। मेरे विचार से सभी स्टेशनों का कलेक्शन उसी बक्से में रखा जाता है और इसी सरकारी खजाने पर होना चाहिए हमारा एक्शन। अब हम सरकारी खजाना लूटेंगे? राम भाई, मेरे विचार से बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा संगठन अभी इतना मजबूत नहीं है कि हम सरकार के विरुद्ध टक्कर ले सके। पूरी मशीनरी हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हम सब पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे हम लोग। कारों जैसी बातें मत करो। यार, अरे साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन हमारे इरादे फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। क्यों साथियों? आजाद भाई, आप गहराई से सोचिए, क्या हम क्या है अभी? इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हाँ अशफाक भाई, आप फिक्र ना करें। साथियों, हम कामयाब होंगे। वैसे भी अशफाक, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। तो तय रहा साथियों, निश्चित समय और तिथि को होगा हमारा एक्शन। लेकिन ध्यान रहे, इसमें कोई खून खराबा ना होने पाए। आजाद भाई, जहां तक हो सके। और साथियों, इस एक्शन का नेतृत्व करेंगे हमारे दादा सचिंद्रनाथ बख्शी जी। 8 अगस्त 1925 को निर्धारित किए हुए समय और स्थान पर हम 10 लोग इकट्ठा हुए। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचिन नाथ लाड़ी और मैं बख्शी। कुछ लोग छेदीलाल धर्मशाला पर ठहरे, बाकी लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने ठिकानों पर। हम लोग काकोरी स्टेशन, जो कि लखनऊ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, पैदल ही निकल पड़े। तय किया गया था कि काकोरी स्टेशन से 8 डाउन सहारनपुर पैसेंजर पर चढ़ेंगे और मौका देखते से जंजीर खींच देंगे। ये क्या, हमारी ट्रेन तो छूट गई। हाँ, 8 डाउन सहारनपुर पैसेंजर निकल गए।
नहीं है। पंजाब में जो समय है वही होगी। जगन्नाथ जी, dead man cannot speak. और आपने तो मेरा चेहरा देख लिया है। अगर पुलिस से नामज़द करती है तो आप मुझे पकड़वा देंगे। जगन्नाथ, बस एक गोली का खर्चा है, तुम ऊपर और मेरे पकड़े जाने का खतरा नहीं खाता। ईश्वर पर विश्वास रखते हो? मैं तुम्हारे ईश्वर की शपथ है, किसी से कुछ नहीं कहोगे। फिर जरा भी होशियारी की ना तो खोपड़ी खोलूंगा। चलो लेट जाओ यहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ से जाने के आधे घंटे के बाद ही ट्रेन लेकर निकलना। सत्य चल जा। भारत माता की जय। और उस एक्शन से 4,553 रुपए 3 आने 6 पाई कुल ये रकम हमें प्राप्त हुई। लेकिन हमारे इस एक्शन से ब्रिटिश गवर्नमेंट एकदम से बौखला हो उठी। उनके खुफिया पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे लगे। खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट आर.ए. हाइटन के सुपरविजन में ये जांच स्कॉटलैंड पुलिस को सौंप दी गई। साथ ही साथ लोकल पुलिस की भी सहायता ली। लेकिन इस एक्शन के बाद हम क्रांतिकारियों के हर एक छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर और विश्लेषण कर लगे। हमारे साथी अशफाक उल्लाह खां आखिरी दम तक मना करते रहे, लेकिन हम लोगों के कहने पर वो काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए तैयार हुए। लेकिन उनका सोचना सही निकला। कहते हैं ना कि एक भूल या चूक विनाश का कारण बनती है। हमारे साथी बनवारी लाल जी काकोरी एक्शन के टाइम पर अपनी चादर गलती से वहीं पर छोड़ गए। बस वही चादर सूत्र बना उनके पकड़े जाने का। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सब को मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया। डकैती डालते हरामजादे। साहब देखिए कौन आया है? बनवारी लाल सर। बनवारी सर,
अभी तो अभी नहीं पहचाने। तो शामिल था कटोरी में। I said शामिल था डकैती में। बोला बोल दे साले, जान बच जाएगी। Can't you? Gang मारी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? All right. तुम्हारा ये चाल तिजोरी के पास क्या कर रहा था बैन मनी? मैंने फोन करा था, डाकू जब चले गए, अब मैं प्लेन से उतरा था, कहीं छूट गई होगी। सर, लगता है ऐसा नहीं बोलेगा। जब तक इसके हाथ पैर के नाखून ना निकाल दिए जाए, इसकी खान और देर दी जाए, ये नहीं आएगा। All right. तो ले जा। This bastard की king. साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो वो लोग मुझे बाहर डाल देंगे। कौन मारेगा? कौन? Wait! What is he talking about? सर, क्या अगर इसका मुंह खोला, वो लोग इसे मार देंगे। No, बैन मनी। तुम हमारे साथ से हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट तुमको प्रोटेक्ट करेगा। अगर तुम हमको सब कुछ सच बताएगा तो फायदे में रहेगा। Otherwise, पूरी जिंदगी whole life जेल में सड़ेगा। Do you? बताऊंगा मैं सब, बताऊंगा सब। बताएगा। ले जाओ। ले जाओ। जोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने के हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। आप हमारे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? थाने गिरफ्तार मेरा आपके साथ है। साहब, उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया साहब। साहब, चल। भैया, आप निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे हो तब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के निशाने पर आ गए। क्या मतलब ये कि हम सबके खिलाफ वारंट जारी हो गया। बनारस की गली गली में पुलिस हमें छान रही है। शाहजहांपुर से राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां और निराली की गिरफ्तार कर ली गए। कानपुर मेरठ लखनऊ इन सारी जगहों पे केवल गिरफ्तारियां चल रही हैं। हर रोज अखबारों में केवल लोगों की गिरफ्तार होने की खबर छप रही है। ए सचिंदा, अरे भाई जब वो खलिया में से आ ही गया है तो घबराना किस बात का? शिखर घबरा नहीं रहे हैं। सुनने में आया कि बनवत भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अच्छा हुआ कि राजे नथलाड़ी पहले चला गया था कलकत्ता उनकी ट्रेनिंग के लिए। वैसे मैं बिहार की तरफ जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं नहीं सचिंदा, आप चलिए, मैं यहीं रहकर देखता हूँ। देखने सुनने का समय नहीं है दर्शक। खुफिया पुलिस ने चारों तरफ से अपनी जाल बिछा रखी है। कब कौन सा खंजर आके हमारी पीठ पर घुस जाए मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम यहाँ अकेले रहोगे तो ए सचिंदा, अरे मेरी खबर छोड़िए,
मैं तो हवा का झोंका हूं, एक पल में खुर हो जाऊंगा। आजाद ही पैदा हुआ था, आजाद ही कहलाऊंगा। सचिंदा, इस बरतानिया हुकूमत में किसी माइकदार की इतनी औकात नहीं आजाद को छू भी सके। चल गया, ईश्वर आपकी हिफाजत करे। वंदे मातरम। मुझे माफ करिए भाईजान। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों रोकर मुझे कमजोर करना चाहते हैं? आप सबको तो फख्र होना चाहिए कि मैं पहला मुसलमान हूं जो देश की आजादी के लिए फांसी कबूल करेगा। भाईजान, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश जिसे मैं पूरा कर सकूं? जेलर सबसे कहिएगा, फांसी के दिन सुबह मेरे लिए नया चूड़ीदार पैजामा, नया कुर्ता, सिल्क की नई अचकन, नए जूते, नए मोजे का इंतजाम कर। और फैजाबाद के बाजार में जहां भी बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलता हो, मेरे लिए छोटी सी शीशी मंगो। और हाँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप 19 तारीख सुबह आकर देखें कि मैं कैसे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ता हूं। नहीं भाईजान, मुझे फख्र है आप पर। मुझे फख्र है आप पर, मेरे भाईजान पर, कि मेरा भाई हंसते हंसते अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ गया। लेकिन भाईजान, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको फांसी पर चढ़ता हुआ देख सकूं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपकी मज़ार पर रोज आऊंगा, बार बार आऊंगा, हमेशा आऊंगा भाई। अम्मी का ख्याल रखिएगा भाईजान। खुदा हाफिज। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हर बार मुझे तेरा बेटा बनाए। अम्मा, अम्मा मुझे आशीर्वाद दे कि हर जन्म में तेरी गोद से जन्म लूं। अम्मा, मुझे आशीर्वाद दे अम्मा। जीता रहे राम, जीता रहे। मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तू हर जन्म में मेरा बेटा बनकर पैदा हो।
अमर रहे राम, तू अमर रहे, तू सदा अमर रहे राम। अधिकारियों के फांसी का एक ही दिन निश्चित किया गया और वो था 19 दिसंबर 1927। लेकिन गोंडा जिला प्रशासन को यह आशंका हुई कि बंगाल के क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जेल से निकाल कर ले जाने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए निर्धारित तारीख से 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को फांसी देने का निर्णय लिया गया। हंसते हंसते चूम लेंगे, अरे हंसते हंसते चूम लेंगे, फांसी के फंदों को हम देशिए आजाद हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम। हंसते हंसते चूम लेंगे, हंसते हंसते चूम लेंगे, फांसी के फंदों को हम, हंसते हंसते चूम लेंगे, फांसी के फंदों को हम, देशिए आजाद हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम, देशिए आजाद हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम। हम सिरदार जो वशत शौक घर करते हैं, ऊंचा सर कौम का हो नजर ये सर करते हैं, सूख न जाए कहीं पौधा ये आजादी का, खून से अपने से इसीलिए तर करते हैं। वंदे मातरम! अब ये धरती और ये हवा, अब ये मिट्टी और ये हवा, और ये प्यारा वतन, और ये प्यारा वतन, है तुम्हारे ही हवाले, है तुम्हारे ही हवाले, स्वर्ग से न्यारा वतन, स्वर्ग से न्यारा वतन, सौ जन्म कुर्बान हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम, देशिए आजाद हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम। 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, रहे जिक्र तेरा तेरी जुस्तजू रहे, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वंदे मातरम! हम तो लेते हैं विदा, हम तो लेते हैं विदा, इस जहां से होके दूर, इस जहां से होके दूर, फिर जन्म लेंगे पर फिर जन्म लेंगे यहीं पर, किसी माता का नूर, पर किसी माता का नूर, सौ जन्म कुर्बान हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम,
धन्यवाद आप सभी का। थोड़ी देर और प्रतीक्षा में भी कर दीजिए राउती गणेश जी, क्योंकि मंच पर जो आपने प्रस्तुति देखी है उसके पीछे भी कई लोगों का हाथ है। तो हम सभी हमारे अतिथि अभिकल्पकों को मंच पर बुलाना चाहूँगी और उनके सहायकों को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी। प्रकाश परिकल्पना की है हिमांशु बी जोशी जी ने। सहायक हैं सुजीत कुमार ने। संगीत परिकल्पना की है डॉक्टर अंजना पुरी मैडम। वेशभूषा परिकल्पना की है स्नेहा कुमार जी। ध्वनि परिकल्पना की है शुभम दुबे अभिजीत पांडे जी ने। मंच सामग्री और परिकल्पना की है चिन्मय कुंजेश्वर, ये श्याम